महिला जो एक जमींदार की बहू होती है वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना गुजारा करती है। तभी वो एक दिन देखती है कि उसका जो अनपढ़ पति था वो कलेक्टर की गाड़ी से उतरता है। तो वो देखकर हैरान है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। आइए जानते हैं इस कहानी में कि कैसे एक जमींदार की बहू लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। अगर वो जमींदार की बहू है तो उसको इस चीज की जरूरत क्या है और कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति कलेक्टर साहब की गाड़ी में से उतर सकता है। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है झारखंड के एक इलाके से। यहाँ पर एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें एक बेटी है जिसका नाम है मोनिका। और मोनिका अपने जीवन को जी रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाई में माहिर है। वो पढ़ती है और उसके जो माता पिता हैं वो उसे सरकारी कॉलेज में पढ़ा पाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते कि वो उसे प्राइवेट कॉलेज में डालें और उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ कर जाए। अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। एक दिन जिस कॉलेज में मोनिका पढ़ती है उसी कॉलेज में एक जमींदार आता है। वो अपने बेटे के एडमिशन के रिगार्डिंग आता है। उसके बेटे का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। उसी में कुछ बात उनको डायरेक्टर से बोर्ड से करनी थी और वो वहां पर आता है। आने के बाद वो देखता है सभी लड़कियां इधर उधर लड़कों से बात कर रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, कपड़े सबके अतरंगी हैं क्योंकि कॉलेज का माहौल आप समझ सकते हो। लेकिन वही इतनी भीड़ में एक लड़की जिसका नाम मोनिका होता है वो बहुत ही सिंपल से कपड़ों में धुन उसकी जो देखने का तरीका था वो बिल्कुल नजरें नीची और अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। इन सब चीजों को देखकर जो जमींदार है वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत संस्कारी परिवार से है। अब वो उस लड़की के बारे में पूरा पता करते हैं और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। शाम को जब मोनिका आती है तो मोनिका को पता चलता है कि उनके घर पर उनके लिए कोई रिश्ता आया है। रिश्ता कैसा? वो जमींदार ही उनके घर रिश्ते के लिए आता है क्योंकि जो जमींदार है उसे मोनिका बहुत पसंद आ जाती है। और वो सब कुछ देखकर अब उस पिता से कहता है मोनिका के से कि आप चाहे तो एक जोड़ी कपड़ों में ही मोनिका को हमारे साथ विदा कर दीजिए, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे के लिए मोनिका का रिश्ता चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो मोनिका का पिता है वो भी सहमत हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत गरीबी सी और ऊपर से उसकी बेटी इतने बड़े परिवार में जा रही थी तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि जब मैं अपनी बेटी से बात कर लूंगा तभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब ये बात होती है दोनों में। वो जा चुके थे। अब पीछे से अब जब उसकी बेटी मोनिका आती है तो मोनिका से एक पिता बात करता है और सारी बातें बताता है। वो बताता है बेटा इतना अच्छा घर से रिश्ता आया है, अगर हम इसमें तुम्हारी शादी करते हैं तो ना पैसा लगेगा और तुम जीवन भर खुशी रहोगी। और बुजुर्ग लोग कहते आए हैं धी सुखी जिसकी माँ सुखी, यानी कि जिसकी बेटी खुश रहती है उसकी माँ ऑलरेडी खुश हो जाती है। अब इस बात को सुनकर बेटी भी कहती है कि ठीक है बाबूजी, मैं जहां आप कहोगी मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। अब दोनों परिवारों में शादी की शहनाइयां गूंजती हैं, शादी की खुशियां चलती हैं। इधर जो जिम्मेदार था वो वैसे भी पैसे से बहुत अमीर था, लेकिन लोग उनकी इज्जत कम किया करते थे। सब लोग उन्हें घमंडी कहा करते थे क्योंकि जो जमींदार का बड़ा बेटा था वो 12वीं फेल था और वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं किया करता था। वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा किया करता, किसी को भी सम्मान नहीं दिया करता था। पूरे गांव को पता था ये लोग घमंडी हैं, तो वैसे इसी वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। इसी वजह से वो जमींदार बहुत ही चतुराई से बहुत एक संस्कारी बहू घर में ले आते हैं। घर में बहू आती है, बहू परिवार का सबका रहन सहन देखती है और बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभालती है। अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है और जो देवर है उसे बेटा समान मानती है। वो देवर भी उसे माँ समान मानता है और उसकी हर कही बात का ध्यान रखता है और मान सम्मान रखता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। अब जो लड़की मोनिका है क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज थी, पढ़ने में उसकी रुचि थी, तो वो अपने देवर से कहती है कि देवर जी तुम भी पढ़ाई करो, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तुम अब यूपीएससी का एग्जाम के लिए तैयारी करो। तभी उसका देवर कहता है कि भाभी मुझे क्या जरूरत है पढ़ाई की, देखो भैया भी 8 12वीं फेल है, उन्हें भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से हमारा वक्त गुजर रहा है, तो क्या फायदा हमें नौकरी करने का। इस बात पर उसकी भाभी समझाती है कि देवर जी पढ़ाई अलग बात होती है, एक रुतबा अलग बात होता है
और पैसा अलग बात होता है। इन सब का भेद जिस दिन तुम जान लोगे तो तुम अपने आप ही कलेक्टर बनने की कोशिश करोगे। और उस दिन तो उसकी बात को वो आई गई कर लेता है, लेकिन जब एक दिन वो गांव से बाहर एक दुकान पर बैठा हुआ था तो एक कलेक्टर साहब की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उसके 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं और वो सबसे पहले उतरकर फिर उनको सैल्यूट करते हैं। और फिर वो किसी काम के सिलसिले से आए थे तो उनका रुतबा अलग था। गांव के लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जो भी उन्होंने भाषण दिए बड़े ही शांति से सब सुन रहे थे। ये सब कुछ जब वो देवर कपिल देखता है तो अब उसके मन में भी लालसा जगती है कि मुझे एक कलेक्टर ही बनना है। और अब वो घर आकर कहता है कि भैया मुझे कलेक्टर बनना है और मुझे कोचिंग के लिए जाना है, आप मुझे कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। तभी वो जो बड़ा भैया विनोद है वो कहता है कि अरे मैं तुझे पैसे क्यों दूं और तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई की, मैं भी तो बहुत अच्छे से टसन वाली जिंदगी काटता हूं, तो तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की। अब इस बात में कपिल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो विनोद है वो किसी की भी नहीं सुनता है। अब कपिल वहां पर खामोश हो जाता है और शाम के वक्त जब विनोद अपने दोस्तों से मिलने गया था तो तभी उसकी भाभी कहती है कि देवर जी तुम कोचिंग के लिए जाओ, ये रहे पैसे, इनसे कोचिंग करके आओ। क्योंकि जो उसकी भाभी मोनिका थी उसे शादी में जितने भी पैसे इधर उधर से मिले थे उसने सारे पैसे जोड़ कर रखे थे। क्योंकि उसकी ससुराल में कोई कमी नहीं थी, कोई उससे उसके पैसे नहीं लेता था और ऐसे ही उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और अब जो कपिल है वो कोचिंग के लिए उन पैसों के सहारे चला जाता है। वो वहां पर कोचिंग करने लगता है। यहाँ गांव में उसका भाई भी कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि ना तो पैसे उसके पिता ने दिए थे ना उसने दिए थे, उसे नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आए हैं। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाता है और धीरे धीरे वक्त निकलता है। फिर उसका फोन आता है कपिल का कि कुछ पैसों की जरूरत है। अब पिता लाचार था क्योंकि घर की सारी बागडोर बड़े बेटे के हाथ में थी और वो छोटे बेटे के पैसे नहीं देगा उसकी पढ़ाई के लिए, उसे पूरा विश्वास था। अब इस बात को बहू सुनती है घर की मोनिका और वो अपने गहने लाकर अपने ससुर के हाथ पर रखती है। कहती है बाबूजी इन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं आप उन्हें देवर जी की पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि ये रुतबा ऐसा है जिस दिन हमारे हाथ ये लग जाएगा तो पूरे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। इसी मनसा से अब उसका ससुर उन गहनों को लेते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आता है। वो कहता है कि वाकई में ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए जिससे कि सभी का आदर सम्मान हो और सभी का अब जो सबकी जरूरतें हैं वो सबकी जरूरतें पूरी हों। इस बात को कहकर वो उन गहनों को लेकर चला जाता है और उन गहनों के बदले जो पैसे आते हैं उन पैसों को उस कपिल के पास भेजता है। कपिल उन्हें लेता है और अपना खर्च चलाता है। कपिल वहां रहकर बहुत तंगी से वक्त काट रहा था, बहुत कम पैसों में खर्चा चलाता था। और धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब कपिल का क्लियर हो जाता है कलेक्टर साहब का एग्जाम और अब उसकी ट्रेनिंग आ जाती है। लेकिन वो इस बात को घर वालों से छुपा कर रखता है और घर वालों से कहता है कि अब आपको पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, मेरा यहीं से काम चल जाता है और अभी एक साल की पढ़ाई बाकी है। घर वाले बात सुनते हैं और फोन कट जाता है। वो वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाता रहता है और अपने घर वालों को उसने बताया नहीं था। वो सोचता है कि घर वालों को जाकर सरप्राइज दूंगा, इसी मनसा से वो कुछ नहीं बताता है। अब घर वालों के पास जब ये बात आती है तो वो तीनों सास ससुर और बहू इस बात को कर रहे थे कि चलो अब देवर जी अपना काम खुद से चला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी पैसे इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कतें आती थी। ये बात वो सुनता है, आपस में बात करते हैं तो ये बात अब उस मोनिका का पति विनोद सुन लेता है। अब विनोद को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में घर के अंदर आता है और अपने माता पिता को खूब खड़ी खोटी सुनाता है। वो कहता है कि आप नहीं चाहते कि घर के फैसले मैं लूं, अब तो आप ही सब लोग फैसले लेते हो, आप मुझसे चुपके चुपके भी उसे पैसे भेजते रहे यूं ही खर्च करने के लिए और ये आपने गलत नहीं, अच्छा नहीं किया। अब इस बात को कहकर अब वो अपनी पत्नी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी जिंदगी में मैं कुछ नहीं, जो भी है सब कुछ मेरा छोटा भाई है, तुमने किसी भी फैसले में मेरी राय जानना जरूरी नहीं समझा तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानना जरूरी नहीं समझता और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। और रात के अंधेरे में उसे घर से निकाल देता है। मोनिका बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और शहर से ही थोड़ी दूर शहर में ही एक छोटा सा कमरा ढूंढती है किराए पर और उसमें रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसके पास अब पैसे भी नहीं थे और उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो अब लोगों के घरों में काम करने लगती है। अपने माता पिता के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वो लोग समाज को बहुत मानते थे और समाज में जब एक जवान बेटी रूठ कर घर पर आ जाती है तो उसे बहुत बुरा कहते हैं।
घर वाले तानों की वजह से जीने भी नहीं देते घर वालों को, जो पड़ोसी होते हैं, और इसी वजह से मोनिका अपने मायके नहीं जाती है और अपना गुजारा वहीं पर करती है। इधर जो उसका देवर होता है कपिल, उसकी भी करीबन 6-7 महीने उसे लग जाते हैं। उसकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद अब वो वापस आने का रुख करता है। इस प्रोसेस में 1-1.5 साल निकल जाता है और जब वो वापस आता है तो सबसे पहले जब वो गली अपने घर में गांव में एंटर करता है तो उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाती है। चारों तरफ लोग कहने लगते हैं कि ये क्या, ये कैसे कलेक्टर बन गया। उनको बहुत हैरानी होती है, लेकिन अब तो कलेक्टर बन चुका है तो रिस्पेक्ट करनी होगी और सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब तक वो घर पहुंचता है तो तब तक सब लगभग गांव के लोग सभी उनके दरवाजे पर आ चुके थे। वो घर में एंट्री करते ही अपने बड़े भाई विनोद को देखता है तो उसके पैर छूता है और उसके गले लगता है और कहता है कि भाई, अगर आप नहीं होते तो मैं आज कलेक्टर नहीं बनता। आप ऐसी प्यारी भाभी नहीं लेकर आते तो कौन मेरी पढ़ाई में मदद करता और मैं कैसे एक कलेक्टर बन जाता। ये गले लगकर ये शब्द बोलकर वहां से आगे बढ़ जाता है और आगे उसका पिता और उसकी माँ उसे मिलती हैं। दोनों के पैर छूता है, दोनों के गले लगता है और अब उनको छोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर अपनी भाभी को अंदर रसोई में ढूंढने लगता है। लेकिन उसकी भाभी उसे कहीं भी नहीं मिलती है। वो अंदर से आता है और पूछता है कि भाभी कहाँ गई है। तभी सारी हकीकत जो लड़के का पिता है वो सब कुछ बता देता है कि बेटा, हम लोग तुम्हें चुपके चुपके पैसे भेजते थे और इसकी वजह से विनोद ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। वो अकेली रहती है। अब इस बात को सुनते ही कपिल को बहुत गुस्सा आता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगता है और अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है, क्योंकि जो उसका भाई था छोटा कपिल, जो कलेक्टर बनकर आया था, वो गुस्से में अपने भाई विनोद को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है, ये देखो कितनी भीड़ है, ये सब हमारे आदर सम्मान के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम पहले जैसी जिंदगी जी रहे होते तो तुम भी समझते हो कितने लोग हमारी रिस्पेक्ट करते थे। सभी हमें डर की वजह से हमें नमस्कार करते थे, बाकी लोग हमसे नफरत करते थे। इस सब भीड़ को देखकर अब विनोद को भी सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो सभी से माफी मांगता है और कहता है, चलो अब मोनिका को लेकर आएंगे। उसका देवर भी कहता है, मोनिका का देवर, कि चलो भाई अब चलते हैं, भाभी को लेकर ही घर आएंगे। दोनों उस कलेक्टर की गाड़ी में बैठते हैं और क्योंकि उसके जो विनोद था उसे अपनी पत्नी का घर पता था, वो गाड़ी वहीं रोकता है और जो मोनिका थी वो काम के लिए घर से जा रही थी तो वो देखती है कि ये कलेक्टर की गाड़ी में कौन आया है। उसका पति उतरता है तो वो सोचती है कि मेरा पति कलेक्टर की गाड़ी में कैसे। उसी के थोड़े देर पीछे पीछे उसका देवर आता है और देवर को देखकर वो सब माजरा समझ जाती है। वो कहती है कि देवर जी, तुम बन गए कलेक्टर। तो वो देवर कहता है कि हाँ भाभी। देवर सबसे पहले उसके पैर छूता है और कहता है कि हाँ भाभी, मैं कलेक्टर बन गया। आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना मैं नहीं बन सकता था। आपकी ही सीख थी जिसने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। अब इतनी बात कहता है और वो भाभी भी रोते हुए अपने देवर को गले लगा लेती है। तभी उसका देवर कहता है कि चलो भाभी, आपको घर चलना है। तो मोनिका कहती है कि जिस व्यक्ति ने मुझे घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मैं उस घर में जाकर क्या करूंगी। पहले तो मुझे उम्मीद थी कि हो ना हो ये कुछ दिनों में मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे पलट कर नहीं देखा। अब मैं उस घर में जाकर क्या करूंगी। तभी उसका पति रोने लगता है, अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मोनिका, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। तुम उस घर के लायक हो, मैं ही उस घर के लायक नहीं हूं। तुमने तो उस घर की मान सम्मान मर्यादा सब कुछ बढ़ाया है। तुमने सब कुछ सबका सर ऊंचा किया है। वो तो मैं ही बेवकूफ था जो मैं हर चीज पर जिद्दी बना रहा, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मोनिका उसे माफ करती है और तीनों उसी गाड़ी में बैठकर वापस घर आते हैं। बहू को घर आता देख सास ससुर भी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं और वो अपनी बहू को गले लगाते हैं और सभी लोगों के सामने कहते हैं कि हमारी बहू बहू नहीं, हमारी बेटी है। ये हमारे आदर सम्मान के लिए इसने बहुत मेहनत की और आज भी इसे करीबन 1 से 1.5 साल हो गया है बाहर रहते रहते, लेकिन आज तक भी इसकी कोई शिकायत नहीं आई। वाकई में ये बेटी संस्कारी है। और अब वो पूरा परिवार एक ही छत के नीचे बहुत खुशी खुशी रहता है। ये थी एक कलेक्टर साहिबा की कहानी। कैसे कलेक्टर साहब की कहानी, कैसे वो कलेक्टर बनता है, कैसे वो जीवन में बदलाव करता है, कैसे एक भाभी अपने गहनों को बेचकर अपने देवर के लिए पढ़ाई के लिए पैसे भेजती है। वाकई में इस कलयुग में ऐसी भाभी होना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि भाभियां तो अक्सर ऐसी होती हैं जो अपने देवरों की पढ़ाई को रुकवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर देती हैं। पढ़ाना तो दूर की बात होती है।
आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो कि हमें बहुत भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हर वीडियो को देखते हैं और अपना सा प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पारस जाखड़, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना देवी जी, जो कि कहती है पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, तभी हम वीडियोस को लेकर आते हैं और हमारे चैनल पर जितनी भी कहानियां होती हैं ये सब सच्ची होती हैं। वाकई में ऐसा हो चुका होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स लोगों ने सेट किए होते हैं। आज की कहानी जो मैंने आपको बताई है ये भी सच्ची कहानी है। अगला नाम आता है सुनीता श्रीवास्तव जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, अपना प्यारा सा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और वीडियो पर सपोर्ट करती हैं। हर वीडियो पर इनका प्यारा सा कमेंट होता है और इनको हमारी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। वाकई में आप बहुत अच्छे हो, तभी आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, जैसा हमारा देखने का तरीका है वैसे ही हमें लोग नजर आने लगते हैं। तो अपनी दृष्टि को अच्छा बनाइए और अपनी सृष्टि को भी अच्छा बनाइए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, आपके कमेंट से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम नई वीडियो लाने में बहुत अच्छे से सक्षम हो पाते हैं। बहुत जल्द फिर से आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खासकर अपने रिश्तों का ध्यान रखें, क्योंकि रिश्ते हैं तो हम हैं, हम रिश्तों से जाने जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।